अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण के प्रांत तमिलनाडु में आज उत्तर भारत की दिशा बदलने वाले एक नेता की प्रतिमा स्थापित की गई है। साउथ इंडिया में ऐसा होना बड़े अचरज की बात है और ऐसा हुआ। ये नेता हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और इनकी प्रतिमा स्थापित की एम.के. स्टालिन, डीएमके के प्रेसिडेंट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इस दौरान अखिलेश यादव भी वहाँ मौजूद थे। अब वीपी सिंह को आगे करके इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर्स ओबीसी राजनीति को मंडल वर्सेस कमंडल के एक नए दौर में पहुंचा रहे हैं। क्या ये दौर लौट कर आ रहा है? क्योंकि जनवरी में मंदिर आंदोलन की परिणति राम मंदिर के रूप में सामने आ रही है और इसी दौरान अब कमंडल के जीवंत मसीहा माने गए वीपी सिंह की प्रतिमा स्थापित करके मामला ओपन कर दिया गया है। ये मसला राजनीतिक तौर पर बड़ा संवेदनशील है और इस पर एक खुली चर्चा की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज जब तमिलनाडु में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उत्तर भारत के राज्यों में इसकी चर्चा बहुत कम हुई और मीडिया में इसे स्थान नहीं मिला, लेकिन मैं मानता हूं कि एक बड़ा घटनाक्रम है। क्या है ये बड़ा घटनाक्रम? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आज तमिलनाडु सरकार ने ऑफिशियली पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की सचिवालय में और उनको पिछड़े समाज का मसीहा और उनकी प्रेरणा से, ताकत से उनकी सरकार चल रही है, ऐसा देश भर के समाचार पत्रों में फुल पेज विज्ञापन दिए गए हैं। आपके घर भी जो आज न्यूज़पेपर आया होगा उसमें आपने ये विज्ञापन ज़रूर देखा होगा। इसको आपने पॉलिटिकली क्या ऑब्जर्व किया? नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति समझने का विषय होती है। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में कि राजनीतिक दल कोई भी काम यूं ही नहीं करते हैं। वीपी सिंह की मौत हुए इतना अरसा बीत गया, उनके गृह जनपद, उनके गृह प्रांत में भी उन्हें ऐसा सम्मान नहीं मिला जो उन्हें सुदूर आज 2023 में डीएमके की सरकार ने दिया। और उत्तर भारत के किसी नेता की प्रतिमा दक्षिण में रखना ये बेहद अनोखी बात है, अचरज से भरी हुई और विस्मयकारी, आश्चर्यजनक है। क्यों ऐसा हुआ और इसके निहितार्थ क्या हैं? पॉलिटिकली इसको समझने की ज़रूरत है, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और आपको भी बताता हूं कि राजनीति में बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। राजनीति इमोशन से नहीं बल्कि रणनीतिक माध्यमों से की जाती है, अवसर देखकर की जाती है। तो वो अवसर कौन सा है? वो अवसर इस बात का है कि वीपी सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया चेन्नई में। वीपी सिंह कौन थे? नई पीढ़ी जानती है, पुरानी पीढ़ी तो खैर बहुत ही वाकिफ है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पूरे देश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल लाने वाले वीपी सिंह इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया था उस वक्त मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके। ये कोई सामान्य फैसला नहीं था बहनों भाइयों, ये एक असामान्य, असाधारण फैसला था और उसके बाद 90 के दशक से भारत की राजनीति बदल गई। मंदिर आंदोलन प्रबल पर होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से रोक लिया था। मुलायम सिंह, मायावती। 90 का पूरा दशक, बल्कि 2000 के आगे का दशक, 2017 तक उत्तर प्रदेश इन्हीं के कंट्रोल में रहा है। वीपी सिंह उसके प्रणेता माने गए। बाद में सभी नेताओं ने वीपी सिंह को फॉलो किया जो पिछड़े समाज के रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर लालू यादव या फिर नीतीश कुमार। लेकिन वीपी सिंह एक मिसाल इस देश में प्रस्तुत करके गए। अगड़े समाज का होने के बावजूद, अल्पमत की सरकार चलाने के बावजूद, पर्याप्त सांसद न होने के बावजूद, जो थोड़ा सा कार्यकाल 80, 19 और 90 में उन्हें मिला, मंडल कमीशन के रूप में सामने आया। तब कहा गया उसको मंडल वर्सेस कमंडल। ये 90s की बात बता रहा हूं आपको।
अब वो एरा की लग रहा है वापसी हो रही। मंदिर आंदोलन जो शुरू हुआ था, रामलला का मंदिर बनकर तैयार, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा। उधर जातीय जनगणना की मांग, ओबीसी पॉलिटिक्स सेंटर स्टेज पर, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर नेताओं की घेराबंदी और सुदूर दक्षिण प्रांत में वीपी सिंह को इतना महत्व मिलना। मुझे आज भी वो वक्त याद है और यही वो वक्त था। मुंबई अटैक के दौरान ही बीमारी के चलते राजा साहब का निधन हुआ था। वीपी सिंह को राजा साहब भी कहा जाता था और अखबार के एक छोटे से कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपी थी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु की। क्यों? क्योंकि अखबार मुंबई अटैक को लेकर रंगे हुए थे, चैनलों पर जगह नहीं थी चलाने के लिए। वीपी सिंह को लोग भूल गए, वीपी सिंह के परिवार को भी भूल गए। उनकी फैमिली ने पॉलिटिक्स में हाथ पांव बहुत मारे, सफलता नहीं मिली। उनके 2 बेटे हैं और पत्नी है, आज भी हैं, लेकिन राजनीति में इनको स्थान नहीं मिला। न इन्हें दिल्ली ने पूछा, न लखनऊ ने पूछा। ओबीसी पॉलिटिक्स करके जो पार्टियां ताकत में आई, उन्होंने भी राजा साहब की फैमिली को कोई भाव नहीं दिया, लेकिन आज इन्हें अभूतपूर्व सम्मान मिला। वीपी सिंह की पत्नी तमिलनाडु की आज स्टेट गेस्ट थी अध्यक्षता की कार्यक्रम में, और वीपी सिंह के दोनों बेटे चेन्नई में आज स्टेट गेस्ट का दर्जा प्राप्त है और पूरे देश के अखबारों में इनके तीनों के नाम छपे थे, श्रीमती सीता कुमारी और वीपी सिंह के दोनों बेटे। संकेत क्या है और बुलाया किसको गया था? नॉर्थ इंडिया से अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया था। स्टालिन और अखिलेश यादव की जुगलबंदी पुरानी है, दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों ओबीसी पॉलिटिक्स की ताकत एक दूसरे की पहचानते हैं। तो साउथ और नॉर्थ, मुद्दा ओबीसी, नायक वीपी सिंह, बिहार लालू यादव, नीतीश, तेजस्वी, एक कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। अब पॉलिटिक्स किधर जा रही है? ओबीसी सेंट्रिक। बीजेपी की पॉलिटिक्स ओबीसी पर तो कमांड रखनी ही है, मंदिर आंदोलन को आगे करना है, अपर कास्ट हिंदू वोट बेस को भी जोड़ना है इसके साथ। तो अपर कास्ट हिंदू बेस, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, बीजेपी की ताकत, कोर ओबीसी, मोस्ट ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट का एक बड़ा हिस्सा और माइनॉरिटीज़, ये अपोजिशन की ताकत। बहनों भाइयों, भविष्य की राजनीति के संकेत हमें इसी वक्त डिकोड कर लेने चाहिए। इससे राजनीति को समझने और वो किस दिशा में बढ़ रही है, इसको समझने में बड़ी आसानी होती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये तमिल राजनीति में एक प्रकार के परिवर्तन का संदेश है, जिसमें तमिल राजनीति करने वाले लोग जो हिंदी का विरोध करते थे, आज वीपी सिंह की जन्मतिथि पर पूरे देश के हिंदी पेपरों में अपना विज्ञापन देते हैं। मैं इसे देश की राजनीति में एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखता हूँ। वीपी सिंह ने इस देश में समता और समरसता और गैर बराबरी, इसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और यही लड़ाई कमोवेश हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, आदरणीय जिनेश्वर मिश्र जी ने, मधुली में ने ये लड़ाई लड़ी थी। और उसी लड़ाई को अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है और पूरे देश के लेवल पे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज चेन्नई में किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में मिलकर उनके साथ सरकार बना चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये उठता है कि वो उनकी प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश में जहां उनकी सरकार है और पूरे देश में जहां उनकी सरकार है, कब करेगी। तो क्या ये दौर लौट आया है मंडल वर्सेस कमंडल और ये पार्ट 2 है? जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति जिस दिशा में जा रही है बहुत चौंकाने वाली है और सुदूर दक्षिण प्रांत की ये राजनीतिक चाल से विपक्ष के साथ साथ बाकी दलों में भी इस बात को लेकर आए, क्या वीपी सिंह को आने वाले वक्त में ओबीसी चेहरे के नायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा? अगर डीएमके और अखिलेश यादव की चलेगी तो हाँ। बीजेपी इसको लेकर कितना कंसर्न है और मंडल की काट कैसे निकालेगी? बहनों भाइयों, डिबेट आगे बढ़ाएं, बस संक्षेप में ये बताना है कि बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ओबीसी समाज को स्थितियों को लेकर एक कमीशन बना था जिसे मंडल कमीशन कहा गया और इसको जब 90s में लागू किया गया तो 27%
सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। बीपी सिंह ने इसकी सिफारिशों को लागू किया था। तब से ये मसला चला आ रहा है। आज की डिबेट इसी पर आधारित है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला आपसे सवाल है कि मंडल ने आपकी कमंडल की काट के लिए एक फार्मूला तैयार किया है। उस फार्मूले की पहली कड़ी आज चेन्नई में बीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के रूप में देखी गई। क्या अपोजिशन के इस राजनीतिक चाल से आप वाकिफ हैं और इसका जवाब है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, दो बातें कहूंगा, थोड़ा समय भी चाहूंगा कि समय भी मिलना चाहिए। देखिए, स्टालिन का ये बीपी सिंह जी की मूर्ति लगाना, हिंदी में विज्ञापन देना देश भर में, कहीं ना कहीं एक ढोंग है, क्योंकि स्टालिन का बीपी सिंह जी से कोई लेना देना नहीं। बीपी सिंह जी उत्तर प्रदेश के थे, बीपी सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, लंबे समय तक वो कांग्रेस के नेता रहे और बोफोर्स का जो भ्रष्टाचार था उसका उजागर करने का काम बीपी सिंह ने किया था। और बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते भी आपने देखा होगा माफियाओं और गुंडों के खिलाफ बहुत सख्त थे। लेकिन स्टालिन का मूर्ति लगाना और अखिलेश यादव का उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होना, कहीं इनका कोई लेना देना बीपी सिंह से नहीं है। पहले भी देश के अंदर दो प्रकार के विचार थे। एक विचार ऐसा है जो वर्तमान परिवेश में गरीब कल्याण की बात करता है, अपराध के खिलाफ काम करता है, सबका साथ सबके विकास के नारे को आगे बढ़ा रहा है, जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। और एक दूसरा विचार है जो पहले से चलता आ रहा है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल, में नाम नहीं लेना चाहता है, आप सब जानते हैं। वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब को लेके डीएमके जैसी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां हैं, ये काम करती रही और सत्ता के लिए निरंतर प्रयास करती रही। हमें इसमें इतना ही कहना है कि निश्चित रूप से आपने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल को भी देखा, जिसमें मुलायम सिंह जी भी शामिल थे, जिसमें डीएमके भी शामिल थी, और आज 10 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार है। जिस उद्देश्य को लेकर बीपी सिंह ने गरीबों के कल्याण के लिए मंडल कमीशन लाया था, उस काम को आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में आदरणीय मोदी जी ने करने का काम किया। चाहे वो गरीबों को घर देने की बात रही हो, शौचालय देने की बात रही हो, और कमंडल के पार्टी की भिड़ंत के लिए आपकी पार्टी तैयार है? नहीं ब्रजेश जी, ये मंडल कमीशन और मंडल कमंडल की बात आज कहीं है ही नहीं। ये दो स्वार्थी और भ्रष्टाचार करने वाले, परिवारवाद करने वाले राजनीतिक दल अपना मंसूबा सफल करने के लिए बीपी सिंह जी की गोद में बैठना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये बीपी सिंह जी के काम को भी बदनाम करना चाहते हैं। इनका कोई लेना देना बीपी सिंह से नहीं है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे बीपी सिंह, आपने उल्लेख भी किया, हम सब जानते हैं, मुख्यमंत्री रहे। कौन सी समाजवादी पार्टी सरकार में रहते हुए बीपी सिंह के रास्ते पर चलने का काम की? अगर काम की होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये क्लेम करते हैं आपकी पार्टी हम न दे पाते? बीपी सिंह के पद चिन्हों पे चल रही है? नहीं, देखिए, बीपी सिंह के पद चिन्हों पर चलना एक विषय होता है, इशू पर चलना दूसरा विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के विचार को लेके बनी थी और आदरणीय मोदी जी गरीब कल्याण के लिए, थैंक यू, चाहे वो गरीब को सुरक्षा चाहिए, गरीब को घर चाहिए, गरीब को राशन चाहिए, गरीब को कोरोना में टीका देना हुआ, गरीब के विकास की बात रही, देश के सम्मान की बात रही, इन सब चीजों को लेके
लिए मोदी जी ने जो लाइन खींची है, Thank जो you. विकास किया है, और उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका निभाया है योगी अनूप आदित्यनाथ संडा जी को के कनेक्ट नेतृत्व किया जाए। में। अनूप जी, आपका तो स्वागत मैं कह है। सकता हूं कि बहुत अब शुक्रिया। इन सब चीजों की कोई जगह नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। अनूप जी, क्या मैं आपसे जानना चाहता, मैं आपसे एक मेरा सीधा प्रश्न है, क्या कमंडल की काट के लिए आप बीपी सिंह को अब आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के दोस्त या आप लोग मिलकर इनको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, देर से उठाया गया एक अच्छा कदम है और इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि दक्षिण भारत की राजनीति में पिछले लगभग 40 वर्षों से उत्तर भारतीय नेताओं का प्रभाव करीब करीब नगण्य रहा है और एक उत्तर भारतीय नेता जिसने पूरे देश के सामाजिक न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो मंडल आयोग ने सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों को उनके रिपोर्ट आने के 9 साल बाद लागू करने का साहस किया और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के रथ यात्रा से उनको अपनी सरकार गंवानी पड़ी। तो अगर आज उनके सम्मान में प्रतिमा लगाई जा रही है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। आपकी पार्टी वहाँ क्या कर रही थी? नहीं, हमारी पार्टी को बुलाया गया था और इस सवाल पर हमारे नेता समाजवादियों का तो पुराना नारा रहा है कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। और अगर उन विचारों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाले वीपी सिंह जी की प्रतिमा लगाई जा रही है और उसमें हमारे नेता को विशिष्ट अतिथि के तौर पर सादर आमंत्रित किया गया है, तो निश्चित तौर पे हम जाएंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ, भी हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ी उलझन में है। अभी आपने जो प्रारंभिक उद्बोधन श्री संजय चौधरी जी का दिखाया, उन्होंने इसको सकारात्मक कदम बता दिया। श्री समीर सिंह जी अभी बोले तो उन्होंने इसको ढोंग और पाखंड बता दिया। तो अब ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर ले कि ये पाखंड है या सकारात्मक कदम है। ये इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस एक मूर्ति लगने से बुरी तरीके से विचलित है। देखो, जातीय जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है कि एक जिसे बिहार में अभी हुआ जातीय जनगणना हुई, उसकी नेक्स्ट कड़ी क्या थी? 75% रिजर्वेशन हुआ ना बिहार में, सच्चाई है। विधानसभा से भी पास हुआ, गजट भी हो गया है। अगर जातीय जनगणना होती है तो फिर एक डिमांड क्या आएगी? जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी फिर रिजर्वेशन का मुद्दा आएगा। क्या आप, वही तो मैं कह रहा हूं कि मंडल पार्ट 2 है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा जितना भी करें सबका साथ सबका विकास का, दरअसल इनकी विचारधारा ही वर्ण व्यवस्था के तहत जिन जातियों को विशेषाधिकार मिले थे और जिन जातियों को शूद्र कह करके उनके मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया था, उनको उन्हीं स्थितियों में रखने की है। यही वजह है कि अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि मोदी जी ने पिछड़ों के लिए इतना कर दिया। मोदी जी ने पिछड़ों के हिस्से का 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पे खा लिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं। जीते तो आपने कभी उनको इतनी इज्जत नहीं दी वीपी सिंह को। देखिए, वीपी सिंह जी का मंडल आयोग के बारे में जो कदम था उसका समाजवादी पार्टी ने सदैव स्वागत किया है और उसके लिए उनके साथ खड़ी रही है। बहुत से अन्य मुद्दों पे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई महत्वपूर्ण और इतना बड़ा काम किया है कि जो देश की 80% लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है, सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है, वही तो कह रहा हूं, उनको उनके अधिकार दे रहा है, तो उसका स्वागत जरूर करेगी समाजवादी पार्टी। उनके किए गए कामों के कारण एक दिशा बदली। बहुत से प्रदेशों में ओबीसी नेतृत्व उभर कर नया सामने भी आया, लेकिन किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया। इज्जत कहाँ मिली? 3,500 किलोमीटर दूर चेन्नई में। ये तो ऐसी बात हुई कि कोई कामराज या करुणानिधि या जयललिता की मूर्ति लखनऊ में लगवा दे। समाजवादी तो राष्ट्रीय एकता के पक्षधर हैं, हम तो चाहते हैं और ये हमने इसीलिए शुरू में कहा कि बहुत अच्छा कदम है कि उत्तर भारत के नेता की तस्वीर अगर दक्षिण भारत में मूर्ति लग रही है और दक्षिण भारत के नेताओं की मूर्ति, बात इसमें देखिए इस दिशा में बढ़ाई जा रही है, बात ये देखने की आवश्यकता है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा लगातार भारतीय जनता पार्टी से जब से 1990 के बाद से लगातार संघर्ष कर रही है। और उस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है आपसे, लगातार बाधा डालने की कोशिश की है। क्या वीपी सिंह समाजवादी पार्टी के नायक हैं? देखिए, हमारे नायक स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, आचार्य नरेंद्र देव थे,
मेरा स्वर्गीय स्पेसिफिक जयप्रकाश सवाल है, क्या नारायण थे। वीपी सिंह आपके नायक हैं? देखिए, वीपी सिंह जी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। नायक नहीं है। और हमारे नायक, मैंने कहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। वीपी सिंह जी वीपी सिंह हमारे आपके लिए नायक आदर नहीं के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। पर ही इज नॉट योर हीरो। हमारे हीरो तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, ओके। माननीय मुलायम सिंह यादव बस थे। यही क्लैरिटी चाहिए। और शुक्रिया। लोहिया जी के विचारों सुरेंद्र पे राजपूत। चूंकि वीपी सिंह ने चला, Thank you। इसलिए हम वीपी सिंह जी का आदर करते हैं। सुरेंद्र उनको राजपूत मेरे महत्वपूर्ण साथ मानते मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। ये राजनीति में बदलाव और मंडल कमंडल पार्ट 2 की वापसी हो रही है। कांग्रेस तब भी हाशिए पे थी जब ये मुद्दा उठा था, आज भी आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने तय किया कि आप क्या करेंगे? ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कहते हैं कि तेरे करीब आकर मैं बड़ी उलझनों में हूँ, मैं तेरे दोस्तों में हूँ कि दुश्मनों में हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले जिस उलझन में है ना, आज वीपी सिंह की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है इसी पर है। ये लोग इतिहास नहीं जानते, ये लोग ये भी नहीं जानते कि आज की डेट में कह रहे हैं कि तमिलनाडु से क्या मतलब। मैं ब्रजेश जी आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप तो उस समय के भी साक्षी हैं, जब करुणानिधि साहब ने अपनी कटआउट जो थी वो 60 फुट की लगवाई थी और वीपी सिंह की कटआउट 70 फुट की लगवाई थी। चेन्नई में आज तक के लोग कहते हैं सबसे विशाल रैली हुई थी वो। वीपी सिंह जी की कटआउट सबसे बड़ी लगी थी वहां पर, डीएमके ने लगवाई थी। ऐतिहासिक सच है, आप चाहें तो वो कटआउट की पॉलिटिक्स भी वहीं से शुरू हुई थी। तो वीपी सिंह आज के दक्षिण भारत के नायक नहीं है। करुणानिधि जी के पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब के नायक हैं वो। तो उन्होंने अपनी वहां पर मूर्ति, उनको एक ट्रिब्यूट पे किया है, क्योंकि वहां पर आरक्षण को बढ़ाने का काम जिस तरीके से डीएमके ने किया, और वही चीज आज की डेट में जाति जनगणना के रूप में कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन सारे के सारे मिलकर के कर रहे हैं। तो ये जो जाति जनगणना का हम लोग प्रारूप ला रहे हैं पूरे देश में, ये उसकी बानगी है, एमके स्टालिन साहब ने शुरू किया है, वहां पर उसका स्वागत होना चाहिए। और वो पहले से नायक हैं वहां पर वीपी सिंह जी, कोई नई बात नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप पत्रकारिता के दौर में थे तब। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर की बात न करके इस वक्त बात करनी चाहिए कि भाई वीपी सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, इस समय जाति जनगणना के सब पक्षधर थे, पूरा इंडिया का गठबंधन पक्षधर था। जाति जनगणना पर इवन जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सहयोगी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी वो भी पक्षधर है, संजय निषाद जी की पार्टी वो भी पक्षधर है। तो आज जाति जनगणना पर इन सब लोगों का रुख क्या है? जी, मूर्ति पर रुख तो आप बताते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक इंटरव्यू जाति क्वेश्चन जनगणना पर रुख क्या है? क्योंकि यह देश के भविष्य को तय करेगा। सवाल यह है कि आज इतना बृहद कार्यक्रम हुआ, तमिलनाडु की सरकार का ऑफिशियल प्रोग्राम था, उनके चीफ सेक्रेटरी का इनविटेशन पूरे देश भर के अखबारों में छपा था, कांग्रेस आमंत्रित नहीं थी और मैंने सूची में किसी कांग्रेस नेता का नाम नहीं देखा। ऐसी क्या खता, ऐसा क्या गुनाह सुरेंद्र राजपूत की पार्टी से हो गया? आप जाके समीर सिंह के कलेजे में ठंडा का जो बुलाता हाँ है बोलिए सुरेंद्र जी। नहीं, हाँ, मैं जो बुलाता है, जो शख्स बुलाता है, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो कार्यक्रम के को किस प्रारूप के तहत देख रहा है। डीएमके ने कार्यक्रम किया, उसमें उनका विशेषाधिकार है। आपके यहाँ आपके घर में शादी होगी, आपका विशेषाधिकार है कि आप किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। जिसको नहीं बुलाया जाए उसे नाराज नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट बात है। मसला यहां पर उद्देश्य का है। उद्देश्य जो है बहुत स्पष्ट है कि साहब जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए ताकि संसाधनों पर हक सबका बराबर मिल सके। ये लोग जो आज कल तक जो जाति गणना के पक्षधर थे भारतीय जनता पार्टी सर, ये लोग कांग्रेस से आज दूरी कह रहे हैं बना कि साहब अब सिर्फ एक स्पष्ट है गरीब सर। जाति होती, वरना अखिलेश यादव का चेन्नई में बुलाया जाना और कांग्रेस का वहां न बुलाया जाना, और ये दोनों आपके अलायंस के पार्टनर हैं, ये बात क्या आपके लिए राजनीतिक तौर पर झटके वाली नहीं है? ये आप लोगों का बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के साथियों का और भारतीय जनता पार्टी का एक दिवा स्वप्न है। उस दिवा स्वप्न को अभी 5 तारीख तक आप और क्या नाम इसको कैरी कर लीजिए। 5 तारीख को जब गठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी इंडिया के, सर, मेरा कोई दिवा स्वप्न नहीं है। अगर बुलाने का अधिकार वहां के चीफ सेक्रेटरी ने मुझे दिया होता, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपको भी इनविटेशन भेजता, पर अफसोस कि मेरे पास अधिकार नहीं वहां आपको इनवाइट करने। भाई मैं
नहीं नहीं, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी नहीं, आप तो हमारी तरफ के हैं, आप कहाँ, आप तो की तो मजबूरी सर, है हम तो कि जनता आप के ये लोग हैं बात सर। कह देते हो। आप तो अनकंफर्टेबल हमारी तरफ सवाल तो पर सब वाली कोई बात गुस्सा वो होता क्या है। ना, बाबा भी जानते हैं। जी, शुक्रिया आपका सर। मैं आपके मित्र रोहित ठीक है ना? अग्रवाल को आप आमंत्रित छोड़ करता हूँ। दीजिए, आप हमारी धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारी तरफ जब के हो, जवाब आप नहीं इधर- मिलता तो ऐसे सर, ही सुन होता है लीजिए सर, अब जवाब तो सुन लीजिए। सर। आप एक सेकंड सवाल रुक ले जाए, मैं लेते हैं, सर जवाब ले वक्त थोड़ा लेते हैं। कम है, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। मैं अरे ये तो गड़बड़ बात है ना सर। नहीं सर, आपने पर्याप्त बोल दिया सर। मार दिया, फिर जवाब ले नहीं रहे। मोर देन 3.5 मिनट, आप 4 मिनट बोले ये सर। देखिए। आप सर शांति सर। अब मैं ये रोहित अग्रवाल देखिए, को जान कनेक्ट करता लीजिए, हूँ। बिल्कुल रोहित जी, इंडिया गठबंधन थैंक यू इंटैक्ट है सर, और जातीय बहुत जनगणना बहुत पर धन्यवाद सवाल सर। होने चाहिए जो बचे हुए लोग। नोट कर लिया सर, शुक्रिया। दूसरे राउंड में आप पर्याप्त बोलिएगा। समीर ही आपके दोस्त हैं। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी वहां इनवाइटेड नहीं थे और इतना बड़ा आयोजन हुआ जहां पर ओबीसी समाज को एक साथ लाने की पहल और बीपी सिंह को नायक बताया जा रहा है। इनवाइटेड कौन है? अखिलेश यादव। जयंत को तो पूछा ही नहीं गया। विजय जी सबसे पहले और ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ। विजय जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय जयंत चौधरी जी तेलंगाना में क्योंकि चुनाव है तो उसमें व्यस्त हैं, इस कारण वो कार्यक्रम में नहीं जा भी सकते थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जिसने मूर्तियों की राजनीति की शुरुआत की, जिसके पास खुद के नेता नहीं थे, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना के और 2019 के चुनाव से पहले अपनी पीठ थपथपाने का काम किया था और ये कहा था कि बस यही सम्मान है, बाकी कुछ नहीं है। आज वीपी सिंह जी के नाम पे इतना दुखी क्यों है? आज उनकी मूर्ति लग रही है, उनका सम्मान हो रहा है, तो क्यों दुखी है? क्योंकि इनको नफरत है पिछड़ों से, इनको नफरत है दलितों से, इनको नफरत है अल्पसंख्यकों से, इसलिए शायद ये इतना दुखी हैं। और दुख की पराकाष्ठा ये है कि अभी आपके चैनल पे जो शुरू में बाइट चलती हैं उसमें संजय चौधरी का ज्ञान इतना कमजोर था कि वो कह रहे थे आज जन्मदिन है वीपी सिंह साहब का, जबकि सच्चाई ये है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मनोस्थिति क्या होगी इस समय, कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी 2024 की हार देखते समय आज वीपी सिंह साहब का पुण्यतिथि को जन्मदिन बताना पड़ रहा है, तो आप शर्मनाक है। बीजेपी से लड़ने के लिए ये मंडल पार्टू लाया गया है। बीजेपी से क्या लड़ना है? हमको तो जनता के हित में काम करना है। अब आप बताइए, क्या पिछड़ों को उनका हक मिल रहा है? जनता का हित विजय जी, मैं से डेटा 4 पे बार अगर पूछा, क्या बीपी सिंह आपके नायक हैं? नहीं साहब, कहा मुंह पर आपके कहा। बीपी सिंह जी ने पिछड़ों के लिए काम किया है। अगर मंडल कमीशन लागू करने वाला अगर कोई व्यक्ति था वो वीपी सिंह जी थे। 1 साल से कम सरकार थी उनकी, उसके बावजूद अगर मंडल कमीशन जैसा एक बड़ा उन्होंने आंदोलन को झेला और लागू करने का काम किया, तो इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हो किसी व्यक्ति से? यही कह रहा हूं, इससे ज्यादा सम्मान। हाँ, और मरने के बाद भी इस प्रदेश ने उनको कहां सम्मान दिया? ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो आज ये भी नहीं पता कि आप लोग भी सत्ता में थे, आप ही सम्मान दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल हम तो दे ही रहे हैं ब्रिजेश जी। हमारी कब पूर्ण बहुमत की सरकार रही उसके बाद? वो तो नायक भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो उनकी अपनी बात है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो उनकी अपनी बात है, वो उनके अपने नायक हैं, वो अपने नायकों की बात कर रहे हैं। और वीपी सिंह जी का नाम कभी भी मुझे नहीं लगता कि स्वर्ण अक्षरों में ना लिखा जाए ऐसा हो, क्योंकि वीपी सिंह जी ने जो काम किया है वो डेफिनेटली यादगार काम लिखा किया गया है। वही तो मैं पूछ रहा हूं, जिनके निर्णय की वजह से सामाजिक परिवर्तन हो गया, उस व्यक्ति को तो भुलाया गया ना। आज इंडिया गठबंधन उनको सम्मान दे रहा है ना। और जब सम्मान दे रहा है, चेंज करो। तमिलनाडु सरकार का सरकारी कार्यक्रम था, डीएमके आप में से कोई इनवाइटेड नहीं था सिवाय समाजवादी पार्टी के ब्रिजेश जी। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, चिमटे से भी नहीं छुआ गया, चिमटे से। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। और चीफ गेस्ट कौन? अखिलेश यादव जी। कार्यक्रम किसने किया? डीएमके ने किया। तो इसलिए अब आपका अगर ये लिहाजे मानना है से कि हाथी के पांव में सबका पांव, तो चलो मैं मान लेता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गुरु आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं। कोई चुनावी रैली थोड़ी ना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरह हर इवेंट। मैं आपके दोस्त अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू रोहित, शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके विचार सम्मिलित करेंगे। अरुण राजभर ने जब से ये सुना है कि चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनके चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा हुआ है। क्या तकलीफ है आपको राजभर जी, अगर वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो गया तो? नहीं, ये तो एक तरीके से वीपी सिंह जी के जो सपने थे, अगर जिन लोगों ने बुलाया, अगर उसको याद किया जा रहा है, उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, तो स्वागत योग्य। हम तो ये कभी नहीं कहे कि हम इन चीजों से हम दुखी हैं, हम तो बहुत खुश हैं। आपके चेहरे पे मुझे कोई खुशी की बात, कोई आपकी बातों में उल्लास नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कोई मुद्दा आपसे छीन ले गया।
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, जो बार बार पिछड़े पिछड़े कहते हैं, पीटीए पीटीए कहते हैं, पिछड़ों के बड़े नायक बीपी सिंह जी ने पिछड़ों के लिए ही 27% आरक्षण दिया और इसी नाम पर 4 बार सरकार बनी। लेकिन जो उनकी मंशा थी, उस मंशा पर 4 बार की सरकार में उन पिछड़ों को हक नहीं दिया गया। यही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कह रही है कि बीपी सिंह के गले में माला तो पहनाया जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी के गले में माला पहनाया जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के गले माला पहनाया जा रहा है, स्वर्गीय हमारे कांसीराम साहब के माला गले में पहनाया जा रहा है, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाया जा रहा है। यही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो बीपी सिंह ने रास्ता दिखाया था, जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने रास्ता दिखाया था, जो कांसीराम साहब ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चल कौन रहा है? अरुण जी, अब बीपी सिंह ने जो रास्ता आपको दिखाया था उसकी अगली परिणति, अगला आपको अगर चेहरा देखना है तो आप बिहार की तरफ देखिए। वहाँ पहले जातीय जनगणना हुई, उसके बाद देखिए वहाँ रिजर्वेशन कितना हो गया, 75%। इसीलिए तो मैं इसको कह रहा हूँ कि क्या ये मंडल पार्ट 2 है? और बिहार में जो कुछ भी हुआ, क्या आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा चाहती है? अब आप ही के चैनल पर जिन लोगों ने बीपी सिंह के नाम पर और उनके काम पर सरकार बनाया, उनको नायक मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने पिछड़ों को न्याय दिया, ऐसे महापुरुष को अगर नायक नहीं मान रहे, ऐसे महापुरुष को अगर आप ये जवाब दें कि बिहार में जो हुआ, जो आरक्षण का फार्मूला लगा, क्या उत्तर प्रदेश में वो लगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उसी आधार मैं सामाजिक न्याय की बात बाद में होगी। जो आरक्षण का फार्मूला वहां अपनाया गया, असेंबली से पास हुआ, गजट नोटिफिकेशन हुआ, आप वो फार्मूला उत्तर प्रदेश में चाहते हैं या नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, हम तो चाहते हैं। तो वहां 75% रिजर्वेशन है, क्या आप यूपी में भी यही चाहते हो? एक दिन मैंने इस पे सवाल खड़ा किया था, तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, खुलेआम विरोध किया था इटावा में। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, अगर बढ़ाने की प्रक्रिया में अगर आवाज उठनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध क्यों किया था? और हमने ही सवाल उठाया था कि जो 27% में छूटे हुए लोग हैं, इनको बढ़ा करके 54% किया जाए। तो समाजवादी पार्टी ने कहा, ये कितना चाहते हो कि यूपी में रिजर्वेशन कितना हो जाए? 54%? बिल्कुल, हम 50 तो अभी है, ये 50% के आसपास मान लो। तो क्या आप चाहते हो 5% सिर्फ बढ़े? नहीं, देखिए क्या है कि जो रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में, जो सर्वे हुए हैं, जैसे बिहार में जो सर्वे आप दिखा रहे हैं वो फर्जी सर्वे है। वो यादव और मुसलमान को राजनीति करने के लिए एक रास्ता दिखाया गया, उसी आधार पर वहां राजनीति हुई और पिछड़ों को एक, अरे सरकार का सर्वे है, असेंबली से पास है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है। किसी एक व्यवस्था को यूं ही फर्जी नहीं कहते हैं, उसके पीछे सॉलिड आधार होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है वहां सॉलिड आधार। हमने 25,000 का मीटिंग किया वहां, और कोई नहीं कह रहा है कि हमारे यहाँ सर्वे हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं? वहां हमने दर्जनों रैलियां। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और दूसरे चरण में आपके बाकी विचार सम्मिलित करेंगे। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, कौन थे बीपी सिंह और क्या क्रांति की उन्होंने, जिनको लेकर आज यहां से 3800 किलोमीटर दूर चेन्नई में उनकी प्रतिमा लग गई? ब्रजेश जी, बीपी सिंह वो थे जिन्होंने एक तूफान खड़ा किया था। मुझे याद है, मैं उनके साथ दौरे में जाता था और वो नारे जो गूंजते थे रास्ते में चलते, राजा नहीं फकीर है। बीपी सिंह वो है जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका था, और उस सत्ता को जो 415 सीटें लेके आई थी बीपी सिंह को। और उससे बड़ी बात यह है, बीपी सिंह ने जो रास्ता अपनाया था और बीपी सिंह ने जो वो दिखाया था, बहुत लोगों की राजनीति चमकी थी, बहुतों की दुकानें बंद हो गई थी। अब लेकिन ये जो आज का जो तमिलनाडु में हुआ है, ये और भी बड़ा संकेत भेजने वाला है। कारण क्या है कि स्टालिन जो है कांग्रेस के बहुत नजदीक है। मैं ये मानता हूं कि यदि पूरे देश की राजनीति में यदि कुछ दो तीन चेहरे हैं जो ईमानदारी से कांग्रेस के साथ रहे हैं, उसमें स्टालिन भी हैं। लेकिन ये जो धारा चली है, जो क्षेत्रीय राजनीति की, जो क्षेत्रीय छत्रपों को इकट्ठा करने की, ये बहुत दूर तक आवाज जाएगी। अभी लोग उस पर तमाम सवाल कर सकते हैं मेरे कहने पर। आप देखिए कि कांग्रेस को न बुलाया जाना और अखिलेश यादव को बुलाया जाना, ये बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा ये धारा चल कहां से रही है। अभी राम गोपाल यादव ने एक बात कही थी सैफई में, कहा कि साहब नेताजी को किसने नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री। और मुझे याद है कि हम लोग रात को रुके हुए थे ऑफिस में कि शायद मुलायम सिंह जी का नाम आ जाएगा, तभी पता चला कि लालू यादव और शरद यादव को आगे करके उनके रास्ते को रोक दिया गया था। ये बाकायदे रामगोपाल यादव बोले ये। और उसके बाद किस तरह की राजनीति चलती रही, विदेशी मूल का मुद्दा मुलायम सिंह जी ने उठाया, तो ये जो राजनीति चली है उसी के आगे बढ़ती है आज की घटना। आज जो है, अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दो चीजें आगे बढ़ रही हैं ब्रजेश जी। एक मंडल पार्ट 2 ओबीसी जातीय जनगणना की डिमांड, अब जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो फिर आरक्षण मांगा जाएगा जैसे बिहार में हुआ। और दूसरा, कांग्रेस के साथ समान दूरी। देखिए, इसमें कई लोग सक्रिय हैं जो अभी उभर के सामने नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सब उभर के सामने आएंगे। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पार्टी भी है, उसमें ममता बनर्जी भी हैं जी, उसमें नीतीश कुमार भी हैं, और आज मैं स्टालिन के चेहरे को देख रहा हूं। और अखिलेश क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आप जानते होंगे जी। तो ये जो धारा चल रही है एक अलग धारा है ये, और इस धारा को साहब आप कह दीजिए कि साहब वो तो सब एक है, एक लहजे में आप बोल सकते हैं, उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। एक है, बिल्कुल है, एक गठबंधन है, बिल्कुल गठबंधन एक है। लेकिन जो ये संकेत हैं, बाहैसियत पत्रकार मैं इसे यही समझ रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के समय सीटों का बंटवारा, उसके बाद स्थिति जीतने पर आगे की राजनीति, ये बहुत बड़ा संकेत है जो समय के साथ थैंक यू खुलता ब्रजेश जी, चला जाएगा। शुक्रिया। और जब खुलेगा तब आप जरूर मुझे बुलाइएगा। निश्चित अभी तो बुलाएंगे। झूठ कहने वाले बहुत मेरी लोग तो हो कोई भी जाएंगे। राजनीतिक परिचर्चा बिना आपके अधूरी होती है। आपको बुलाता हूं, अरुण को भी बुलाता हूं, रोहित भी हैं, समीर सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत के बिना तो हो ही नहीं सकती, और अनूप संडा तो आते ही हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा का लगाया जाना और अखिलेश यादव की वहाँ मौजूदगी, मंडल कमंडल की बातें मीडिया में आना, आप क्या मानते हैं, ये क्या कोई नया बदलाव का संकेत है? ब्रजेश जी, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन मोदी से पहले भी एक फकीर इस देश में प्रधानमंत्री बना, ये नारा देकर बना कि राजा नहीं फकीर हूँ, भारत की तकदीर हूँ। वो भारत की तकदीर बनने के चक्कर में उनका जो मंडल कमीशन था उसको अलग अलग आप नज़रिए से देखिए कि उस कमीशन ने इस देश में आग लगाई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, युवाओं ने अपनी जान दी, आरक्षण की आग में बहुत सारे लोग जले। विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश की सियासत में एक ऐसे खलनायक बनकर उभरे जिनको सवर्ण जातियों ने खारिज कर दिया। जिन्होंने उन्हें अपने सर पर बिठाया था उनको आज तक उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। आज दक्षिण भारत के राज्यों में उनकी अचानक से मूर्ति लगाई जानी, उनकी पहचान बढ़ाई जाना और अखिलेश यादव का वहां पर मुख्य अतिथि बनना, इसमें आप इसको इस रूप में देखिए कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव राष्ट्रीय फलक पर अपनी पकड़ को बढ़ा रहे हैं और दक्षिण के राज्यों में खासतौर से तेलंगाना और तमिलनाडु में उनकी काफ़ी ज़्यादा आवाभगत हुई है, उनको सम्मान मिल रहा है। ये तीसरे मोर्चे के रूप में एक नया समीकरण दिखता है, ये अलग बात है, लेकिन समस्या उसमें यह है कि ये लोग पहले से इंडिया गठबंधन में हैं, फिर तीसरे मोर्चे की बात क्यों आती है? हमारे यहाँ जब ट्रक चलता है, आप देखिए ट्रक के बॉडी पे पीछे लिखा रहता है कि सटला तो गैला। तो ये जो कांग्रेस है ये सटा के आपको फिर ख़त्म कर देगी, उस तरह की कुछ सियासत क्या इस देश में नज़र आ रही है और उसको भांप कर लोग क्या अपना एक अलग रास्ता बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव के इस दौरे को आप महत्वपूर्ण तौर पर देख सकते हैं। इसमें एक खास बात और है कि अतीत में जब हम देखते हैं, जब मंडल कमीशन आया
तो उसकी की ही देन है कि आज कमंडल बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मंडल तो दब गया लेकिन कमंडल कामयाब हो गया, और जो दांवपेच कांग्रेस करती थी उसके दांवपेच तब भी काम नहीं आए थे। ब्रजेश जी, अखिलेश यादव इस विचार पर जरूर होंगे, एक आदमी बी प्लान जरूर रखता है सियासत में कि कल को अगर कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो फिर वो किन किन दलों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, और तीसरे मोर्चे की राष्ट्रीय फलक पर स्तर पर वो किस तरह की संभावनाओं में खड़े पाएंगे खुद को। ब्रजेश जी, भाजपा मंडल को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। कमंडल आज हावी है पूरी देश में, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। समर्थ समाज बीपी सिंह को आज भी अपना दुश्मन मानता है। युवाओं ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका भविष्य बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति पैदा हुआ यही सीएम रहा, पीएम रहा, और आज उसकी यह दुर्गति कि उसके नाम पर एक वोट देने वाला कोई नहीं है। और आज आप इस बात को कैसे चमत्कार समझ सकते हैं कि दक्षिण में उनकी मूर्ति लगा देने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बवंडर पैदा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा? यह संभव नहीं है। यह सिर्फ कुछ समय के लिए चर्चा में रहा जा सकता है। ब्रजेश जी, यूपी में जो लोग इस बात को लेकर बड़ी चर्चाएं करते हैं कि मायावती के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, या कांग्रेस या इंडिया के गठबंधन का उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी, उससे पहले एक सूचना ये दी जा सकती है उनको कि खाली कांग्रेस है मायावती से गठबंधन नहीं कर सकती, अब भाजपा भी शायद मायावती से गठबंधन करने की फिराक में है। अच्छा जी, तो अब मायावती और भाजपा भी गठबंधन हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। लेकिन मैं एक चीज खाली यहाँ जरूर कहूंगा, अरुण राजभर बैठे हैं, अगर आज अखिलेश के गठबंधन से अलग न हुए होते तो मार्च में राज्यसभा की 3 सीट आ रही है, जब जयंत चौधरी एक पाई गए तो राजभर जी भी पास। अरे ये तो आप दर्द दे रहे हो वीरेंद्र जी, ये तो दर्द दे देते हो ना, ये दर्द है, ये दर्द दे रहे हो। वैसे ब्रजेश जी, भगवान बुद्ध जो है वो मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियां भगवान बुद्ध की लगाई गई हैं और सबसे ज्यादा उनके अनुयायी हैं। तो मूर्तियां सिर्फ एक संकेत हैं, उन पर बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सुनिएगा, जो लोग इस देश में मसीहा बन के आए थे उनके लिए कि ना हो जिसका जवाब तो ऐसे सवाल क्या करना, और नहीं है जो मुकद्दर में उसका मलाल क्या करना। जब वक्त था तो करते रहे नफरतों की खेती, और जब सरका वक्त हाथों से तब कमाल क्या करना, और बस जीते रहे अपने लिए, ना समझा दर्द औरों का, और फूल ही मुरझा गए तो फिर डालों से सवाल क्या करना। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने तनाव मिला दिया सुरेंद्र राजपूत को। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। समीर सिंह, देखिए अपोजिशन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, ओबीसी या पूरे जातीय जनगणना की बात और आरक्षण बढ़ाने का भी फार्मूले पर वो टिके हुए हैं। बिहार को रोल मॉडल मानते हैं और बीपी सिंह को अपने राजनीतिक भविष्य के तौर पर मसीहा के तौर पर देखते हैं। आपके पास इसकी काट है? देखिए ब्रजेश जी, मैं पहली लाइन से यही शुरू किया हूँ कि इन दोनों दलों के नेताओं का कोई मसीहा नहीं, कोई एजेंडा नहीं गरीब कल्याण का, ये पिछड़ों के नेता नहीं है, ये तो जाति और परिवार के नेता है। यही तो मतभेद है ब्रजेश जी। मैंने बताया 2 प्रकार की विचारधारा, एक मोदी जी और योगी जी का विचार है जो उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण के काम कर रही है, और दूसरा डीएमके और समाजवादी पार्टी जो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, माफियाओं को और आम आदमी की सुविधा पर डाका डाल रही थी सरकार में रहते हुए। आप 10 साल के कार्यकाल में एडीएमके के नेता कनिमोझी और ए राजा जेल जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में रहते गरीबों के रोजगार को खाती रही और पीडीए की बात करती है। 5 साल में
अनूप जी बताएं कि इन्होंने क्या किया गरीबों के लिए। इन्होंने एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी भ्रष्टाचार इतना बड़ा किया कि उत्तर प्रदेश की नौजवान और उत्तर प्रदेश की जनता सड़क पे आ गई। मैं कितना भ्रष्टाचार गिनाऊं आपको। यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है उसके खिलाफ काम करने वाली ये पार्टियां एक हो रही हैं। डीएमके के नेता स्टानिल की बात की, उनके बेटे ने हिंदू धर्म को क्या कहा, डेंगू और मलेरिया कहा। समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को गाली दिया, राम को गाली दिया, अपमानित किया। अखिलेश यादव ने कभी कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं सर आपकी सरकार में अगर कोई थोड़ा कुछ बोले आप उसकी सर गर्दन पकड़ लेते हो। स्वामी प्रसाद रोज ऐसी बातें करते हैं, एक भी एफआईआर नहीं हो रही, ना उनको जेल भेजा जा रहा है। एफआईआर हुई भी, नहीं, वारंट भी है, अखिलेश पर वो यादव घर ने में क्या बैठे किया हैं। मैं पूछना चाहता हूँ। निकालना चाहिए अखिलेश यादव को। ब्रजेश जी मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव ने क्या किया। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। और अभी ब्रजेश जी ने उल्लेख किया कि राम गोपाल जी ने इटावा में कहा कि मुलायम सिंह जी को लालू यादव और शरद यादव ने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। किसी और का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किसको घेरने का काम किया? वही लालू यादव जिनके साथ रोज गलबहियां कर रहे हैं अखिलेश जी, वही शरद यादव अरे अब रिश्तेदार भैया समझियाना है, अब तो भूल जाओ। यही कह रहा हूं, अब तो समझी हैं। और अखिलेश जी ने क्या नहीं किया ब्रजेश जी? काशी विश्वनाथ का अपमान करने का काम अखिलेश यादव ने किया। अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव ने किया, जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर हमला किया था। थैंक यू समीर जी, थोड़ा सा वक्त कम है। अनूप संडा जी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पूजा करके राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। अनुज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के समीर जी शुक्रिया देती है। समीर जी धन्यवाद। सांस्कृतिक राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे, ओके थैंक यू। जिस तरीके से थैंक यू। अब दूंगा समय, इसके बाद टाइम बचता है तो दे दूंगा आपको। प्लीज प्लीज वेट। और थैंक यू समीर जी, धन्यवाद। दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इनकी अनुज जी बोलिए। अपने आप जाहिर कर देता धन्यवाद। है। अनुज जी बोलिए, ये किस दिशा में डिबेट को ले जाना चाहते हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है कि इनकी मूल विचारधारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, वो विचारधारा आप अपने विचार बताओ। भारतीय जनता पार्टी का वाचन। समीर जी एक मिनट, उनको अपनी बात कह लेने दें, मैं इंटरेक्ट कराता हूं। सबसे बड़ी एक सेकंड रुकिए, सिर्फ अनुज संडा की बात कीजिए। जो शूद्र है उनको मात्र सेवा का अधिकार है। अपनी बात कहने वाले जब डिबेट में बैठ करके सबका साथ सबका विकास की बात कहेंगे तो हमारे ऐसे आदमी को हंसी आएगी और हमको लगेगा कि खुद कितने पाखंडी लोग हैं। क्या वीपी सिंह की प्रतिमा लगाकर आप उनका कोई राजनीतिक नहीं, मैं पहले इनकी बात के जवाब देना चाहता हूं ब्रजेश जी। हाँ। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 46 में से 56 एसडीएम एक जात के बन गए। यह समझदारी है भारतीय जनता पार्टी की? ऑन फ्लोर सदन में कहा था। अरे आप चुप हो जाइए समीर जी, आप बोलिए, मुद्दे पे रहिए। आप क्यों लज रहे हो? अपनी बात पे रहो ना। तो ओके थैंक यू समीर जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बोलिए अनुज जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता कंटिन्यू कि समाजवादी पार्टी जिसका शुरुआत से सिद्धांत रहा है कि सामाजिक न्याय से वंचित जातियों को उनके मानवीय अधिकार, संपत्ति और नौकरी में विशेष अवसर और उनको वो समस्त अधिकार मिलने चाहिए जिनसे हजारों वर्षों से उनको वंचित किया गया। माननीय वीपी सिंह जी ने डॉक्टर लोहिया की प्रेरणा से उनके ही कार्यकर्ता रहे स्वर्गीय बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को जिसको लागू करने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था, उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। और मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ये जो वर्ण व्यवस्था समर्थक राजनीति है, उसी वर्ण व्यवस्था समर्थक राजनीति ने 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू किया गया। थैंक यू। और 24 सितंबर से रथ यात्रा शुरू करके वीपी सिंह जी की सरकार को गिराने का काम भाजपा के लोगों ने किया था। और आज वीपी सिंह जी के गुणगाने की बात करते हैं। थैंक यू। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। ये पाखंडी लोग हैं, सुरेंद्र हर जगह पाखंड फैलाना चाहते हैं। जातीय जनगणना की डिमांड कांग्रेस कर रही है और आपके समर्थक दल भी जो आपके साथ जुड़े हैं वो कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुई, आरक्षण बढ़कर कितना हो गया? 75%।
ये स्थिति अगर जातीय जनगणना हुई, अन्य प्रांतों की भी तो हो सकती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई कहाँ प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत? आप ओपनली हम तो बताओ कि सहयोग में आरक्षण हैं बढ़ाया इसके। जाएगा, 75 किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरीके से खुले मंच से कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आवश्यकता होगी, आरक्षण बढ़ाया जाएगा और उस आरक्षण को बढ़ाने का कांग्रेस पार्टी सहयोग भी करेगी, समर्थन भी करेगी, काम भी करेगी। एक बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है ब्रजेश जी, एक शिकायत है आपसे। आप इतनी अच्छी उच्च कोटि की डिबेट लेकर के आए और उस डिबेट में आप भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी लोगों का पक्ष देखिए। क्या उन्होंने इस डिबेट को इसके बारे में कोई बात की? जहां पर वो कुछ अब्बा डब्बा झब्बा पता नहीं क्या, कभी क्या नाम, अब सांस्कृतिक अरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जिस दिन डिबेट होगी उस पर बात कर लीजिएगा। मुद्दों पर जैसे ही बात आती है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी फंसती है, जैसे ही जाति जनगणना के लिए बात करनी पड़ती है, जैसे ही जाति जनगणना के लिए लेकर डिस्कशन होती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग जो हैं वो हलबला जाते हैं। क्या आप राजभर की पार्टी के लिए ऐसा बोल रहे हैं सुरेंद्र जी? एक से, हाँ, क्या राजभर की पार्टी हम दोनों के, मैं भाजपा के लिए, देखिए एक मिनट ब्रजेश भाई, एक चीज तो देखिए, मेरी शिकायत है, मैं किसी के बीच मैंने बिल्कुल नहीं बोला। समीर सिंह जी बौखलाए हुए आप हैं। सर बोले सर, क्यों बौखलाए हुए हैं? आप बोले सर, जाति जनगणना को हाँ कर दीजिए। आप क्यों परेशान हैं? आप ये कह दीजिए कि भाई उत्तर प्रदेश में आंध्रा, जब तेलंगाना में बनाएंगे, अभी इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटा करके पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दीजिए, केशव मौर्य को, ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को, किसी को भी बना दीजिए। आप बौखला क्यों रहे हैं? आप इधर उधर की अब्बा डब्बा झब्बा क्यों कर रहे हैं? आप मुद्दे की बात पर कहिए, वीपी सिंह की बात पर कहिए, जाति जनगणना पर बात कीजिए। आप कीजिए, हम तो कह रहे 75% होनी चाहिए, 10%। थैंक यू सुरेश जी, थोड़ा वक्त का अभाव है, आप आगे आए बाए। थैंक यू रोहित अग्रवाल, धन्यवाद। तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं समीर सिंह जी, उससे बहुत स्पष्ट ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज करने का नैतिक समर्थन और ओके रोहित अग्रवाल, जब जातीय जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है कि रिजर्वेशन का फार्मूला बदलेगा आप दोनों का। सुरेंद्र जी धन्यवाद, समीर जी शुक्रिया। ओके रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मेरी बात जातीय जनगणना सर, मेरी शिकायत दर्ज कीजिए और आरक्षण भारतीय बढ़ेगा। जनता पार्टी के लोग बहस निहायत फिजूल की करते हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी। और उसके बाद अगर आ गई बात जो आप कहना चाहते तो कम्युनिकेट कर दिया आपने सर। बता दो ना किस पर उत्तेजित ना हो आप। रोहित गोयल, भ्रष्टाचार पे करनी है तो कर। जातिगत जनगणना, आरक्षण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मंडल पार्ट 2 है। बोले आप। देखिए ब्रजेश जी, समस्या ये है, थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। रोहित बोलेंगे। देखिए ब्रजेश जी, समस्या ये है कि यहाँ पे स्थिति, अरे रुक जाओ भैया, हाँ आप बोलो। हाँ ब्रजेश जी, देखिए समस्या ये है, मत हो, बोलो आराम से बात। ठीक बात। विजय जी, समस्या यहाँ पे ये है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वही नहीं लागू हो रहा है। मैं कई बार आंकड़े दे चुका हूं, और स्थिति ये है कि बैकवर्ड समाज की तो स्थिति आप इससे समझ सकते हैं कि मेरठ के अंदर एक छात्र को अगवा किया जाता है, शायद वो अपराधी जो थे वो समीर सिंह जी की जाति के थे, तो और उसके ऊपर पेशाब की जाती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के युवक के ऊपर पेशाब की गई, तो मैं वही तो समझना चाहता हूं कि आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ादी के 75 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव बना चुकी है, उसके बाद अगर ओबीसी की यह स्थिति है कि उसके युवक के ऊपर पेशाब की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है? ओके रोहित, थोड़ा सा वक्त का अभाव, थोड़ा कोऑपरेट करें। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण, जब जातीय जनगणना होगी तो उसके बाद की कड़ी है रिजर्वेशन, कोटा बढ़ाया जाना, क्या आप उससे सहमत हैं? कांग्रेस और सपा की समीर जी रुकिएगा, अभी जरा यही राउंड कंप्लीट नहीं हो रहा है। कांग्रेस और सपा दोनों यही बात कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बताया कि दोनों लोगों ने सरकार चलाया और दोनों ने सरकार केंद्र में समर्थन करके चलाया, लेकिन कभी जाति जनगणना की रिपोर्ट देश के सामने प्रस्तुत करने की बात क्यों नहीं किया? क्यों उसको डब्बे कारखाने में रखा कि हम उसको कचड़े में रखेंगे, इसको जनता के बीच में नहीं रखेंगे? और बार बार कांग्रेस सत्ता में रहती है तो इस पे खामोश रहती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? रोहिणी कमीशन को की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाया? और जो अरुण जी, आपको जानकारी नहीं है, बिहार में कांग्रेस की सरकार है और हम लोगों ने जातीय सर्वे करा दिया वहां पर, और आप ऐसी पार्टी के साथ हैं जो जातीय सर्वे का और जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। देश भर का थैंक यू ब्रजेश शुक्ला जी। क्या ये राजनीति में कोई परिवर्तन का संकेत है? ब्रजेश शुक्ला जी, आप कहते हो सर 20 सेकंड सर,
ब्रजेश शुक्ला जी। नहीं नहीं, ये देखिए ब्रजेश जी, ये सारा कुछ अब लोकसभा चुनाव को सामने रखकर हो रहा है। अब जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव सामने है, उसी तरह से गोटियां फिट रखी चली जा रही हैं, गोटियां फिट की जा रही हैं, अपने साथी ढूंढे जा रहे हैं, अपने उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो साथ रहे। तो ये इस तरह का एक प्रयास चलते रहेंगे जब तक लोकसभा चुनाव होंगे। सर, जातीय जनगणना अगर एक पेड़ है भी लगेंगी और तो साथी भी उसके फल का नाम है आरक्षण। अगर जातीय जनगणना हो गई सर, रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, जो बिहार में हुआ है। ब्रजेश जी। हाँ बिल्कुल, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊं आपको, जो यदि आप पूरा उठा के देखें हिसाब का जी, तो किसको कितना मिला है ये कलाई खुल जाएगी। जो बड़े बड़े लोग थे वो सारा हड़प ले गए हैं। और जब मैं दौरे में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो गांव के गांव ऐसे हैं जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, उनको सर शीघ्र ही इस विषय को हम आगे है। भी डिबेट में लाएंगे सर। जातीय जनगणना और रिजर्वेशन। आप सबका अनेक अनेक शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।